ये बच्चा बचपन से ही समझ गया था कि किस्मत किताबों से नहीं, हालातों से पढ़ाई जाती है। घर में वैभव नहीं था, संघर्ष था। खिलौनों की जगह जिम्मेदारियां थी। छोटी सी उम्र से ही वह अपने पिता की जूस की दुकान में खड़े हो जाया करते थे। हाथों में गिलास, चेहरे पर पसीना और आंखों में एक अजीब सी चमक। अमीरी कभी उनके हिस्से में नहीं आई। घर चलाने की जिम्मेदारी, परिवार का सहारा बनने का दबाव, यह सब उम्र से पहले उनके कंधों पर आ चुका था। शायद इस छोटे से बच्चे को बहुत जल्द समझ में आ गया था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और पैसा भी ऐसा जो हालातों को गला पकड़कर उन्हें झुका दे। 23 साल की उम्र में उन्होंने छोटी सी कैसेट की दुकान खोली। वहां वो दूसरी कंपनी के कैसेट बेचा करते थे। दुकान का सारा हिसाब किताब खुद करते। हर बिकती कैसेट उन्हें एक राज बता रही थी। लोग संगीत चाहते हैं, सस्ता, आसान और कुछ अपना सा। और यहीं पर जन्म हुआ एक ख्याल का, क्यों ना अपनी खुद की कंपनी शुरू की जाए। यह ख्याल धीरे धीरे सपना बना और सपने ने आकार लिया सुपर कैसेट इंडस्ट्री का नाम। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादे बड़े थे। गुलशन कुमार ने तय किया कि वो खुद के रिकॉर्ड कैसेट बनाकर बेचेंगे। फिर पुराने गानों के कवर वर्जन बनाने शुरू किए, जिन्हें नए सिंगर अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण जैसे सिंगर से उन्होंने गाने रिकॉर्ड करवाए। सभी उन दिनों के स्ट्रगलर सिंगर थे। बस यहीं से गुलशन कुमार की किस्मत चमक उठी। अनुराधा पौडवाल से लता जी के गाने, कुमार सानू से किशोर दा के गाने, सोनू निगम से रफी साहब के गाने गवाए गए। बाजार में इन सिंगर्स के गाने आने पर मानो बाजार में एक नई लहर सी आ गई हो। जहां बड़ी कंपनी के कैसेट 50 से 60 रुपए में बेची जा रही थी, वहीं गुलशन कुमार ने अपने कैसेट्स को 20 से 25 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। बाजार में इधर कोई नई एल्बम आती और गुलशन कुमार उसका कवर वर्जन बना देते। कभी कभी कवर वर्जन ओरिजिनल से ज्यादा चलते। एहसान तेरा होगा मुझ पर। और इन सस्ते कैसेट्स ने गुलशन कुमार को गली गली, गांव गांव तक पहुंचा दिया। अब लाखों की कमाई हो रही थी। गुलशन जी ने अब भक्ति गानों की तरफ रुख किया। उन्होंने हिंदी मंत्र, श्लोक, भक्ति गानों के कैसेट तैयार किए, और तो और उन्होंने इन गानों को अपनी आवाज भी दी। और गुलशन कुमार का अब की बार का दिमाग पिछले कवर सॉन्ग से भी ज्यादा हिट हुआ। लोग उन्हें कैसेट किंग ऑफ इंडिया कह रहे थे। 1976 के आते आते गुलशन कुमार का साम्राज्य अब बहुत बड़ा हो चुका था। गुलशन कुमार की महत्वाकांक्षाओं ने एक बार फिर उड़ान भरी। वो दिल्ली से मुंबई आ गए। अब उनका मकसद बॉलीवुड के लिए गानों को प्रोड्यूस करना था। और 11 जुलाई 1983 को उन्होंने अपनी म्यूजिक कंपनी सुपर कैसेट इंडस्ट्री का नाम बदलकर टी सीरीज कर दिया। आपने कभी सोचा होगा कि आखिर टी सीरीज में टी का मतलब क्या है? दोस्तों, टी सीरीज में टी का मतलब त्रिशूल था, और ये वो त्रिशूल था जो असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ सफलता के लिए आगे बढ़ रहा था। गुलशन कुमार ने कई फिल्मों के सॉन्ग प्रोड्यूस किए, मगर सफलता मिलने में इन्हें लगभग 3 साल का समय लग गया। समय था 1988 और गुलशन कुमार ने फिल्म कयामत से कयामत तक के सॉन्ग प्रोड्यूस किए। इस फिल्म के गाने कुछ ऐसे थे कि युवा पीढ़ी के जुबान पर सिर्फ इसी फिल्म के गाने टी सीरीज हो या गुलशन कुमार, भारत देश का बच्चा बच्चा इन दोनों नामों से परिचित हो गया था। 1989 के आते आते उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में हाथ आजमाना चाहा, और फिल्म प्रोडक्शन में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई लाल दुपट्टा मलमल का। वैसे ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद भी इनके प्रोडक्शन में कई फिल्में आईं, मगर ये सब की सब फ्लॉप ही हो रही थी। गुलशन कुमार ने विचार बना लिया था कि अब वो फिल्म प्रोडक्शन में काम नहीं करेंगे, सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन पर ही ध्यान देंगे। तभी डायरेक्टर महेश भट्ट ने उनसे अनुरोध किया कि एक बार फिर वो फिल्म को प्रोड्यूस करें। कई बार अनुरोध करने पर गुलशन कुमार मान गए। अब की बार फिल्म बनाई गई और 1990 में ये फिल्म पर्दे पर आई। दोस्तों, इस फिल्म ने आते ही
पर्दे पर कमाल कर दिया था। सारे रिकॉर्ड टूट रहे थे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम था आस्की। आस्की फिल्म ने आते ही रिकॉर्ड तोड़े नहीं थे, ध्वस्त कर दिए थे। आस्की के सभी गाने लोगों को मुंह जबानी याद हो गए थे। भुला दूंगा तेरी चाहत में। और आस्की फिल्म के कैसेट करोड़ों की संख्या में बिक रहे थे। टी सीरीज कंपनी के ये कैसेट इतने बिक रहे थे कि अंततः सेलिंग की काउंटिंग ही बंद कर दी गई। इस फिल्म के गानों को नदीम श्रवण की जोड़ी ने कंपोज किया था। सभी गायक कंपोजर रातों रात स्टार बन गए थे। और दोस्तों, गुलशन कुमार ने म्यूजिक इंडस्ट्री के 75% मार्केट में अपना कब्जा कर लिया था। सोचिए तो दोस्तों, जूस की दुकान चलाने वाला वो लड़का आज भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का राजा बन गया था। टी सीरीज ने अपनी और भी सिस्टर कर्सन खोलकर अलग अलग नामों से अलग अलग इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया था। टी सीरीज ने अगरबत्ती, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट, कैसेट प्लेयर, डिटर्जेंट, मिनरल वाटर जैसी कंपनियां खोल दी थी। और दोस्तों, ये सभी के सभी सफल भी हो रही थी। गुलशन कुमार ने रियल एस्टेट में भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। 1993 तक गुलशन कुमार की कमाई 350 करोड़ सालाना पहुंच गई थी और 1997 के आते आते ये कमाई 500 करोड़ रुपए पहुंची। भारत के सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले लोगों में नाम सबसे ऊपर था गुलशन कुमार जी का। और आज गुलशन कुमार अपनी कमाई का कुछ हिस्सा चैरिटी में भी दान कर रहे थे। गुलशन कुमार जी ने उन दिनों न जाने कितने नए मंदिर बनवाए और तो और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया। गुलशन कुमार माता वैष्णो देवी के बड़े भक्त थे। कहते हैं उन दिनों वैष्णो देवी मंदिर में रोजाना 1 लाख रुपए का भंडारा कराते थे गुलशन कुमार। पर बेशुमार बढ़ती दौलत अब कई लोगों के मन में अखरने लगी थी। सभी बड़ी म्यूजिक कंपनी HMV, टिप्स, म्यूजिक इंडिया गुलशन कुमार की लोकप्रियता और बढ़ते व्यापार से परेशान थी, क्योंकि इन्हें मजबूरन अपने प्राइस कम करने पड़ रहे थे। वैसे गुलशन कुमार उन दिनों इतनी बड़ी ताकत बन गए थे कि जिस कलाकार से अपना हाथ पीछे हटा लेते उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता। गुलशन कुमार साहब की उन दिनों कई कलाकारों से अनबन भी चल रही थी, जिनमें से कुछ कलाकारों का करियर खुद गुलशन कुमार ने ही बनाया था। इनमें से एक नाम था बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर नदीम सैदी का भी। फिल्म आस्की के बाद नदीम श्रवण ने कई दर्जन फिल्मों का म्यूजिक दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने नदीम सैफी को गुलशन कुमार का कट्टर दुश्मन बना दिया। ये कहानी कुछ यूं है। कुछ गाने जिन्हें नदीम श्रवण कंपोज कर रहे थे, उसे गुलशन कुमार अनुराधा पौडवाल से गवाना चाहते थे, पर नदीम सैफी चाह रहे थे कि वो सभी गाने अलका याग्निक अपनी आवाज में गाएं। इस बात को लेकर गुलशन और नदीम में कई बार विवाद हुआ। ये तनाव तब ज्यादा बढ़ा जब 1997 में नदीम ने अपना खुद का म्यूजिक एल्बम बनाया। उसमें गाने कंपोज किए और तो और गाने खुद गाए। गुलशन कुमार साहब से कहा कि आप इस एल्बम के राइट्स खरीद लें, पर गुलशन कुमार इस बात के लिए तैयार नहीं थे और नदीम सैफी के सामने ही कह दिया, नदीम तुम अच्छे म्यूजिक कंपोजर तो हो पर अच्छे गायक नहीं हो। पर नदीम ने भी जिद पकड़ ली और पुराने संबंधों की वजह से गुलशन कुमार ने इस एल्बम के राइट्स खरीद लिए। इनकार करके भी इकरार कर। और तो और इसे प्रमोट करने के लिए अपनी बहुत सारी रकम भी लगा दी। पर शायद गुलशन कुमार सही कह रहे थे और जब एल्बम फ्लॉप हुआ तो नदीम ने खुलेआम कहा, मेरे एल्बम को गुलशन कुमार ने सही से प्रमोट ही नहीं किया ताकि मैं कहीं एक अच्छा एस्टेब्लिश्ड गायक न बन जाऊं। इस बात से दोनों के बीच के रिश्ते बिगड़ गए थे और रिश्ते ऐसे बिगड़े कि गुलशन कुमार ने अपने कई प्रोजेक्ट से नदीम सैफी को हटा दिया। गुलशन कुमार के हाथ खींचते ही नदीम को काम मिलना बंद हो गया। नदीम सैफी को लग रहा था कि गुलशन उनका कैरियर खराब कर रहे हैं और एक दिन गुस्से में आकर गुलशन कुमार के सामने नदीम सैफी ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें देख लूंगा। वैसे 90 के दौर में गुलशन कुमार की शोहरत सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों के बीच ही नहीं थी, बल्कि अंडरवर्ल्ड माफिया के बीच भी खूब चुभ रही थी। 90s के समय मुंबई केवल सिनेमा तक सीमित नहीं था, यह अंडरवर्ल्ड का घनघोर साया बन चुका था।
दाऊद इब्राहिम दुबई और पाक से मुंबई को कंट्रोल कर रहा था। दाऊद का गैंग मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स, व्यापारियों और प्रोड्यूसर से हफ्ता वसूलता। जो वसूली देने में जरा सी भी आनी कानी करता, उसकी हत्या करवा दी जाती। कहते हैं 1995 के शुरुआत से ही गुलशन कुमार को धमकी वाले कॉल आने लगे थे, पर गुलशन कुमार ने कभी इन धमकियों की परवाह नहीं की। और तो और, एक बार इस फोन कॉल का जवाब देते हुए गुलशन कुमार ने खुल के कह दिया, तुम लोगों को अपनी मेहनत की कमाई देने से अच्छा है मैं वैष्णो माता के मंदिर में भंडारा करवा दूं। और इन धमकियों के आने के बावजूद गुलशन कुमार कभी भी कहीं भी जाने में परहेज नहीं करते। वो बड़े बड़े रिलीजियस प्रोग्राम में खुलकर जाया करते। उनका रूटीन पहले की तरह वैसा ही रहा। वो रोज सुबह उठकर जीतेश्वर महादेव मंदिर जाते और वहां पर बिल्कुल आम नागरिक की तरह ही पूजा करते। शायद उन्हें कहाँ पता था कि कोई उनके रूटीन को फॉलो कर रहा है। 12 अगस्त 1997 के दिन जीतेश्वर महादेव मंदिर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। तभी सुबह के करीब 10 बजे गुलशन कुमार अपनी कार से अपने ड्राइवर रूपलाल के साथ मंदिर पहुंचे। हर दिन की तरह 30 मिनट तक उन्होंने पूजा पाठ किया। पूजा समाप्त की और मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर कार की तरफ बढ़ ही रहे थे। उससे पहले एक आदमी ने उनकी कनपटी पर पिस्टल सटा दी और बोला, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर पूजा करना। जब तक गुलशन कुमार को समझते तब तक उस आदमी ने ट्रिगर दबा दिया। पहली गोली माथे को छूकर निकल गई। पूजा की थाली जमीन पर गिर गई। अब गुलशन कुमार छटपटाते हुए आसपास के घरों की तरफ भागते हैं। माहौल इतना खौफनाक था कि वहां खड़े लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। ऐसे में उस आदमी के साथ खड़े 2 लोग और आगे बढ़ते हैं। गुलशन कुमार पर गोलियां चलाने लगते हैं। गुलशन कुमार बुरी तरह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई क्या इतना भी निर्मम हो सकता है, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर बैठे इन तीनों हत्यारों के आका फोन पर ही ये सारी घटना सुन रहा था, क्योंकि उस आका को गुलशन कुमार को दर्द से कराते हुए सुनना था। इधर घायल गुलशन कुमार घिसल घिसल कर पास के बने बाथरूम पहुंचते हैं। इन चंद मिनटों के दौरान गुलशन कुमार का ड्राइवर रूपलाल उन्हें बचाने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उन्हीं तीनों हत्यारों में से एक ने ड्राइवर के ऊपर कई गोलियां चलाई। ड्राइवर भी गोलियों से बुरी तरह घायल हो गया था। इसके बाद तीनों हमलावर गुलशन कुमार पर लगातार गोलियां बरसाते रहे और ये गोलियां तब तक बरसाई जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। दर्जनों गोलियों में से 16 गोलियां उन पर लगती हैं और जिस मंदिर का जीर्णोद्धार खुद गुलशन कुमार ने करवाया था, उसी मंदिर की सीढ़ियों पर गुलशन कुमार छटपटाते हुए दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, दुख की बात तो ये थी कि वहां न जाने कितने लोग थे, मगर मदद के लिए कोई नहीं आया। तीनों हत्यारे वहीं खड़ी एक टैक्सी से उसके ड्राइवर को बाहर निकालकर फेंक देते हैं और खुद टैक्सी में बैठकर भाग जाते हैं। लाख कोशिश के बाद भी गुलशन कुमार को बचाया नहीं जा सका और गुलशन कुमार की मौत की खबर ने म्यूजिक इंडस्ट्री को ही नहीं, पूरे बॉलीवुड को ही गमगीन कर दिया था। सभी जगह पूछताछ हो रही थी और जब घर वालों से पूछताछ हुई तो पता चलता है कि अबू सलेम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। 5 अगस्त 1997 को फोन आया था और कहा था, वैष्णो देवी में लंगर खिला रहे हो, कुछ हमें भी खिला दो। उन्होंने बताया कि उसने फिर गुलशन कुमार जी से गाली गलौज भी की, पर गुलशन कुमार ने कभी इन धमकियों की कोई परवाह नहीं की। बहरहाल 13 अगस्त को मुंबई से दिल्ली इनके शव को ले जाया गया और वहीं पर अंतिम संस्कार हुआ। कई रिपोर्ट्स के अनुसार पता लगता है कि महाराष्ट्र के डीजीपी राकेश मारिया को इस हत्या के होने की खबर पहले से ही अपने खबरियों से मिल चुकी थी, फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। खैर, जिस इंसान ने भारत को इतने अच्छे अच्छे भक्ति भजन दिए, जिसने टी सीरीज नाम का साम्राज्य खड़ा कर दिया, उसकी हत्या इतनी निर्मम होगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जिसके भंडारे लगातार वैष्णो देवी में रात दिन चला करते थे, जिसने न जाने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया था, उसकी हत्या इतनी निर्लज्जता से की जाएगी। पर प्रश्न तो यह है कि इन हत्यारों का उसके बाद क्या हुआ। वैसे दोस्तों, इनमें से अब्दुल रऊफ को कलकत्ता से साल 2001 में पकड़ लिया गया। साथ ही 19 लोगों पर
इस मर्डर में मिले होने के चार्जेस लगे, पर सबूत न होने के कारण इन सभी को रिहा कर दिया गया। जी हाँ, नदीम सैदी का क्या हुआ? नदीम सैदी उस मर्डर के तुरंत बाद भारत देश को छोड़कर लंदन भाग गया और आज तक वापस नहीं आया। और एक बात और जान लीजिए, जिन 19 लोगों पर इस मर्डर के आरोप लगे थे, उनमें से एक नाम टिप्स कंपनी के ओनर रमेश तोरानी का भी था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने टी सीरीज कंपनी को बर्बाद करने के लिए गुलशन कुमार की सुपारी दी थी। अब किसी के चले जाने के बाद तो न जाने कितनी कहानियां बनती हैं, और एक कहानी ये भी बनी कि अंततः पूरे प्लान के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम के शागिर्द अबू सलेम को पोर्टुगल से गिरफ्तार कर लिया गया और अभी भी वो जेल में है। और रही बात नदीम सैदी की, तो उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा कि उनका गुलशन कुमार के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। वैसे दोस्तों, एक बहुत महान शख्सियत हमारे बीच से जा चुकी थी। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गुलशन कुमार की हत्या का मुख्य आरोपी कौन था। वैसे आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो ये जरूर बताइएगा, गुलशन कुमार के पुत्र का क्या नाम है।